गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट्स। सो आज हम लेक्चर 3 जो है वो करेंगे पेस्टिसाइड केमिस्ट्री का। आज जो है वो हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो है वो कुछ क्वेश्चन भी हम जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या ठीक है कुछ फिल इन द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। तो आज जो पहला टॉपिक करेंगे, ठीक है, वो मैंने आपको देखो फोकस किया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो देखो पूछा गया है कि हाउ हैज़ द concept of using pesticide changed in modern times, ठीक है, डिस्कस बाय टेकिंग सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस 7 नंबर का क्वेश्चन जो था वो इस बार पूछा गया और ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि इसको कैसे आंसर जो है वो करना है। तो बुक में जो है वो है ना कुछ और रीज़न से जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है। तो जो आपकी बुक है मॉडर्न की, मैंने उसमें से जो है वो इसको नहीं लिया है ज़्यादा। तो मैंने इसके कुछ जो है वो अपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो इजी तरीके से जो है वो मैं इस टॉपिक को समझा सकूं, ठीक है। तो जब मैंने पेपर चेक वगैरह किए तो बच्चों ने इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर इस क्वेश्चन का नहीं लिख पाते हैं। वो हाउ हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड जो है वो चेंज हुआ है इन मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है, फिर जो है वो आपको इसका आंसर जो है वो फ्रेम करना है और मैं आपसे पूरा इसका डिस्कस करूंगा कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो है वो देखो मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप 2 फॉर्म में भी जो है वो देख सकते हैं। एक तो मैंने पढ़ी दी आपको पहले और दूसरा फॉर्म ये भी लिखिए कि एक्सप्लेन द अप्रोच ऑन द चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो पेस्टिसाइड का यूज़ जो है वो अब रिसेंट एडवांसमेंट के साथ जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या स्ट्रेटजी में जो है वो चेंज लाया जा रहा है या ऐसे जो है वो कितने काम जो है वो हमने किए हैं और जो है वो प्रीवियस मेथड से जो है वो कैसे डिफरेंट मेथड जो है वो हैं हमारे पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आंसर पे आते हैं, ठीक है। इसके आंसर पे आते हैं कि कैसे जो है वो आप इसको क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करें। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया है, आप इसको सिलेबस से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो इसके ठीक है आंसर पार्ट पे चलते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर से पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको 2-3 चीज़ें जो है वो शुरुआत में आपने लिखनी है, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखनी है क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ये लिखोगे कि पेस्टिसाइड्स जो हैं वो क्या होते हैं और इनका है ना हम यूज़ जो है वो क्यों करते हैं। और दूसरी बात जो फिर आप इसमें करोगे कि पेस्टिसाइड से जो है वो क्या क्या जो है वो हार्मफुल इफेक्ट जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो वही मैंने जो है वो 3-4 लाइनों में समअप किया, हालांकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, मैं आपको ये पढ़ भी देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है कि पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्लांट, ठीक है, या क्रॉप्स फ्रॉम द पेस्ट्स, बीड्स और डिसीज, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया है कि पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बीड्स से या डिसीज से बचाने के लिए। सम पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एरियाज, ठीक है। हम जरूरी नहीं है कि उसको एग्रीकल्चर फील्ड में जो है वो यूज़ करें, हम उसको जो है वो किसी भी ग्रीन एरिया में जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अर्बन ग्रीन एरिया हो सकता है वो, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स फील्ड हो सकती है, स्पोर्ट्स के जो है वो ग्राउंड हो सकते हैं, ठीक है, या कोई रोड वगैरह हो गए, वहाँ पे हम हर्बिसाइड्स को रिमूव करने के लिए जो है वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक जनरल से इंट्रोडक्शन। पेस्टिसाइड्स ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। तो उनके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमने इसको पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज़ किया, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल इफेक्ट भी हैं इसके, ठीक है। तो वो जो है वो हमारे पास जो है वो ये इश्यूज जो हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो वो जो पेस्टिसाइड होगा वो कैसे भी एंटर कर सकता है, ये हमने देखा है, स्किन के थ्रू एक्ट कर सकता है ना, इंजेक्शन के थ्रू कर सकता है, ठीक है, इनहेलेशन के थ्रू कर सकता है। ये हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन की थी जब हमने है ना कॉन्टैक्ट पॉइजन, स्टमक पॉइजन, फ्यूमिगेंट्स वगैरह जो था वो किए थे, ये मेरा है ना पहले लेक्चर में है। उसके बाद देखो मैंने लिखा हुआ है कि दीज पेस्टिसाइड कैन बी मेटाबोलाइज्ड। हम इन पेस्टिसाइड्स जब अगर मान लो पेस्टिसाइड आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो उसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है, वो फर्दर टूट सकता है, ठीक है। और ये इसको या तो एक्सक्रीट भी जो है वो किया जा सकता है यूरिन के थ्रू या फिकल मैटर के थ्रू, ठीक है, जिसके वजह से जो है ये बायो अकमुलेट भी हो जाता है हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है, चाहे वो फिर एनिमल्स है चाहे वो ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बायो अकमुलेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये बोलता है कि जो करंट टेस्टिंग है उससे हमें जो है वो क्या पता चला है कि हमारे जितने भी डेली यूज़ के जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो है वो हमें पेस्टिसाइड के रेजिड्यू मिल रहे हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे हम मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम डिपेंडेंट हैं कि हम पैकेट मिल्क पे जो है वो
यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट हो सकता है, डोंट इट्स नॉट नेसेसरी कि वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वही हो। तो देखने में हमें रिसर्च में जो है वो क्या मिला है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, चाहे वो फूड है, नॉट नेसेसरी कि वो मिल्क की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई भी आपकी जो है वो दालें वगैरह हो गई, वट एवर कुछ भी हो गया, जितना भी हमारे पास जो है वो फूड जो है वो मार्केट में आता है, तो देखने में हमें ये मिला है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पेस्टिसाइड हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं उसका जो रेजिड्यू होता है, ठीक है, रेजिड्यू होता है जो बिल्कुल लास्ट में बच जाता है, तो उसका जो रेजिड्यू होता है उसका कंटेंट जो है वो हमें मिल्क में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये हमारे जो है वो ऑर्गेनिक फूड जो सॉरी हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक फूड्स जैसे दालें हो गई, ठीक है, या वट एवर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हैं, उसमें जो है वो हमें इसके जो है वो बोल सकते हैं एक तरीके से कि क्लू जो है वो हमारे को मिल रहा है कि पेस्टिसाइड्स के जो हैं वो रेजिड्यू प्रेजेंट हैं, ठीक है, मैंने यही लिखा हुआ है। करंट टेस्टिंग है शोन द प्रेजेंस ऑफ रेजिड्यू ऑफ पेस्टिसाइड इन एवरीडे फूड बेवरेजेस, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एनिमल फीड है जो हम एनिमल्स को दे रहे हैं, ठीक है। ए रिसेंट रिसर्च हैज शोन द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड इन द ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए कंसर्न है कि जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, ठीक है, तो उनके जो है वो दूध में भी जो है वो हमारे पास जो है पेस्टिसाइड के रेजिड्यू मिल रहे हैं, तो देखो चेन कहाँ से कहाँ तक जो है वो आगे पहुंच चुकी है, ठीक है, तो उसकी वजह से हेल्थ इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं चिल्ड्रंस में, ठीक है, बहुत सारी डिसीज जो हैं वो काफ़ी जो है वो जनरेट हो रही हैं, ठीक है, तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट है। तो देखो स्टार्टिंग में जब भी आप इसका आंसर लिखोगे चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड, तो सबसे पहले आपने पेस्टिसाइड को डिफाइन किया, फिर जो है वो आपने इसके थोड़े से हार्मफुल इफेक्ट बताए, ठीक है, उसी से जो है रिलेटेड जो है फिर आपने इसको बोला कि सो ओवरऑल पेस्टिसाइड आर अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, डर्मेटोलॉजिकल सिस्टम, है ना, स्किन को भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये फर्स्ट पेज में जो है वो हमने इस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है, कि पेस्टिसाइड और उसके हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है, यही मैंने जो है वो यहाँ पे इसको दर्शाया। देखो कि पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड से ह्यूमन जो है वो हेल्थ इशू हो रहे हैं, उसके बाद जो है वो मेरे पास जो है वो बर्ड और इक्वेटिक एनिमल्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है, प्लांट्स पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो तो हो ही रहा है, ठीक है। तो क्या करें फिर इस सिचुएशन में? तो इन दिस सिचुएशन देयर इज ए अर्जेंट नीड टू चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड, ठीक है, जो हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे हमें अर्जेंट नीड है कि इसको चेंज किया जाए, ठीक है, तो चेंज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसी में मैं ऐड करूँ कि जो लास्ट इन 2 डिकेड्स, ठीक है, लास्ट के जो हमारे पास जो है वो 2 जो है वो दशक हैं, उनमें क्या हुआ देखो, बोथ एग्रीकल्चर एंड जर्नल इकोनॉमीज हैव अंडरगॉन मेजर चेंजेस, ठीक है, हमारे पास जो एग्रीकल्चर और जो जनरल इकोनॉमीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेजर चेंजेस हुए हैं जी। क्या क्या चेंजेस हुए हैं? मेजर चेंजेस, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक फूड मार्केट, तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक फूड मार्केट, ठीक है। उसके बाद जो है ड्यू टू ऑल अबव रीजन्स, ठीक है, ये जो मेरे पास रीजन है, देयर इज ए चेंज इन द थिंकिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, इसकी वजह से जो थिंकिंग स्ट्रेटजी में या एटीट्यूड में जो है वो चेंज हुआ। किसके एटीट्यूड में चेंज हुआ? ठीक है, जो मेरे पास पॉलिसी प्लानर थे पेस्टिसाइड यूज़ के, ठीक है, जो ऊपर बैठे हुए हैं टॉप लेवल पे, पॉलिसी प्लानर और पेस्टिसाइड यूज़ के, जो रिसर्चर हैं, ठीक है, जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं कि नया पेस्टिसाइड कौन सा है या जिसको हम यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड को, उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, जो रिसर्च लेबोरेटरीज में जो रिसर्चर काम कर रहे होते हैं उनकी थिंकिंग में जो है या उनके एटीट्यूड में चेंज आया है अब, ठीक है। या पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, या हमारे पास जो है वो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट होते हैं, जैसे बद्दी नालागढ़ में जो हमारे पास बहुत सारे जो है वो प्लांट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो उनकी थिंकिंग स्ट्रेटजी में जो है वो चेंज आया। क्यों चेंज आया, किन फैक्टर की वजह से चेंज आया, ये जो मैंने फैक्टर डिस्कस किए, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक फूड मार्केट, ठीक है, या जो मेजर इकोनॉमिक जो है वो हमारे पास चेंजेस हुए हैं, एग्रीकल्चर जो है वो उसमें जितने भी चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट दोनों डाल सकते हैं, ठीक है, इससे पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है, ये कम्बिनेशन ऑफ बोथ इफेक्ट जो है वो ये भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है कि एज वी नो देयर आर मल्टीपल फैक्टर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड,
ठीक है, दीज फैक्टर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो सो रिकॉग्निशन ऑफ अब मल्टीपल फैक्टर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनकी रिकॉग्निशन करना, इनको पहचानना जो है वो एक बहुत जरूरी जो है वो हमारे लिए जो है वो टारगेट जो है वो बन गया है, ताकि जो है वो हम कैसे जो है वो नई चेंजेस ला सकें। ठीक है, अपने मेथड में, जिस मेथड में हम पेस्टिसाइड को जो है वो करंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो रिकॉग्निशन ऑफ अबव मल्टीपल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइट का थोड़ा इशू आ रहा है। सो रिकॉग्निशन ऑफ अबव मल्टीपल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस इन द वे ऑफ पेस्टिसाइड वी आर यूज्ड। ठीक है, ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए बन जाता है। ठीक है, तो अब बारी आती है इसके बाद आपको क्या एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपको एक्सप्लेन ये करना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है हमारे पास जो है वो क्या कर रही हैं इसमें। तो देखो 1963 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड FAO, इसने एक एस्टेब्लिश किया कमीशन। ठीक है, इसने एस्टेब्लिश किया एक कमीशन जिसको बोलते हैं CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। किसने बनाया जी? ये WHO और FAO ने। WHO आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। ये 7 अप्रैल 1948 में WHO बना था। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। FAO ये होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में कनाडा में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों ने ज्वाइंट एडवेंचर से एक कमीशन बनाया जिसको बोले कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, 1963 में CAC कमीशन। ठीक है, तो इस कमीशन का काम क्या था? इस कमीशन को ये काम दिया गया था कि मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट जो होगी वो तय करनी है। ठीक है, वो जो है उसने तय करनी है जो भी फूड जो है वो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि फूड में जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो रेजिड्यू प्रेजेंट होता है, कुछ ना कुछ रेजिड्यू रह ही जाएगा पेस्टिसाइड का। ठीक है, जब भी वो फार्मर्स से जो है वो चलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिड्यू, कुछ परसेंटेज उसमें होगी। तो अब ये बोलता है कि यहाँ पे जो है वो एक कमीशन जो है वो हमारे पास क्या बना दिया? CAC कमीशन जो है वो बना दिया। तो इस CAC कमीशन में ने तय किया कि आपके पास जो है वो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट जो है वो कितनी होगी, जो भी हमारे पास जो है वो फूड मार्केट में आ रहा है थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड से आ रहा है। तो ये चेक लगाएगा कि जैसे मान लो अब किसी फूड में जो है वो उसने गाइडलाइंस बनाई। ठीक है, तो उसने गाइडलाइंस बनाई कि उसने जो है वो पर्टिकुलर फूड्स के लिए जो है वो गाइडलाइन सेट कर दी कि भाई इससे ज़्यादा इसमें पेस्टिसाइड की लिमिट नहीं होनी चाहिए, जिसको MRL बोलते हैं, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट। अगर ज़्यादा होती है तो फिर वो उसके पास जो है वो पूरे राइट्स हैं कि वो, क्योंकि वो एक लीगल प्रोसेस होता है इनके पास पूरा जो है वो, ये लीगल प्रोसेस से जो है उन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई हैं, तो उनके पास जो है पावर होती है कि वो उस फूड को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो वो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1963 में बनाया। उसके बाद जो है वो FAO ने 1985 में प्रिपेयर्ड अनदर सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो इसने ये भी बोला, FAO ने 1985 में इसकी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इसने एक कमीशन जो है वो बनाया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इनका अपना है FAO का ICC। तो इसमें भी इसने जो है वो पेस्टिसाइड के यूज़ के लिए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो गाइडलाइंस तैयार की कि भाई कौन कौन से पेस्टिसाइड को आप यूज़ कर सकते हैं, उन पेस्टिसाइड का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किन किन कंट्रीज़ को किया जाएगा। ठीक है, तो वो पूरा जो है वो FAO ने जो है वो पूरा तैयार किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना और ऐसे ही कोड करना है। ठीक है, उसके बाद जी हम आते हैं इंडिया में कि ठीक है आपने डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में क्या हो रहा है इसके ऊपर जो है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी जो है वो आपको पता है एग्रीकल्चर पे जो है वो काफ़ी डिपेंड रहता है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे काफ़ी है। तो इंडिया में क्या क्या हुआ, ठीक है, तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया दे देता हूँ। इन इंडिया जो था वो मेंबर था FAO और WHO का। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एस्टेब्लिश किया डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज सेंटर। ठीक है, ध्यान रखना, मैं फिर से बोल देता हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज सेंटर, इसको बोलते हैं PPQS। ठीक है,
P से प्लांट, P से प्रोटेक्शन, Q से क्वारंटाइन एंड S से स्टोरेज, PPQS बोलते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये एस्टेब्लिश किया था 1946 में। कितने में एस्टेब्लिश किया जी? ये 1946 में एस्टेब्लिश किया, ठीक है। ये जो था एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वुडहेड कमीशन, ठीक है। 1946 में वुडहेड कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको जो है PPQS को, ठीक है, इसको आपने ऐसे याद रखना, PPQS, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज सेंटर, ये बनाया था वुडहेड कमीशन पे। वुडहेड कुछ नहीं, ये हमारे पास जो थे वो एक फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर रहे हैं ये बंगाल में, ठीक है, आज़ादी से पहले, ठीक है, ये अंग्रेज थे। तो इन्हीं की कमीशन के बेस्ड पे जो था वो एक हमने 1946 में ये डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन सेंटर जो था वो स्टोरेज का हमने बना दिया था, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ठीक है। तो अब बहुत से बच्चे हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फार्मिंग में, अपने जो है वो जिनके खेत हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट जो है वो वेजिटेबल क्रॉप्स वगैरह जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो उनको मैं यही सुजेस्ट करता हूँ कि वो जो है वो गूगल पे PPQS करके रिसर्च टाइप करके देखें, तो PPQS में उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है फार्मर्स को, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है PPQS जिसमें नई स्कीम्स हो गई किसानों से रिलेटेड, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, पेस्टिसाइड से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी जो है, या कोई सेमिनार्स हैं, ठीक है, या वर्चुअल वहाँ पे जो है वो आपको किसी की टॉक है, ठीक है, कोई सिंपोजियम है, ठीक है, वट एवर एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा जैसे किसान सुविधा योजना, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए आप डायरेक्ट इस साइट पे जाओ PPQS पे, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ठीक है, डिपार्टमेंट जो है वो आपको जो है वो दे देगा, ठीक है। तो ये रेगुलेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस है फरीदाबाद में, ठीक है। तो इसका जी काम क्या है? PPQS का काम पे आते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड ये करता है, ठीक है, कोई नया पेस्टिसाइड आता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो उसकी नज़र होती है। बैनिंग ऑफ प्रोसेस, ये बैनिंग करता है, किसी पेस्टिसाइड के बड़े ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं तो ये बैन भी लगा सकता है, तो उसके पास एक अपनी लिस्ट भी होती है जिसमें जो है बैंड पेस्टिसाइड होते हैं। क्वालिटी टेस्ट ऑफ पेस्टिसाइड के लिए इसके पास अपनी लेबॉर्ट्रीज है, रिसर्च लेबॉर्ट्री है, R&D के साथ जो है वो ये जुड़ा हुआ है। तो ये टेस्टिंग भी करता है कि जी पर्टिकुलर पेस्टिसाइड अगर मान लो कोई कंपनी जो है वो बना भी रही है तो वो पेस्टिसाइड जो है वो क्वालिटी में अच्छा उतर भी रहा है या नहीं उतर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्रिएट करता है न्यू लॉज फॉर द पेस्टिसाइड, ठीक है, उसको यूज़ के लिए जो है उसकी लिमिट सेट करने के लिए जो है वो ये नए लॉ या नए मानक जो है वो लेके आता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको जो है वो 4 पार्ट्स में जो है वो कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, बैनिंग ऑफ द प्रोसेस, क्वालिटी टेस्ट एंड क्रिएट न्यू लॉज फॉर द पेस्टिसाइड, ठीक है। अब बिसाइड PPQS इंडिया ने जो है वो और भी अच्छे एक्ट जो है वो लेके आई है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई थी 1968 में, ठीक है, ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो रुक जाए। 1977 में और 1977 दोनों 92 जो है वो एक्ट आए थे 1977 में। एक आया था वाटर एक्ट जिसमें जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड जो थे वो हमने इम्प्लीमेंट किए वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक आया था वाटर सेस टैक्स, ठीक है, कि वाटर के ऊपर जो है वो सेस लगेगा वो, ठीक है, जैसे पानी का बिल वगैरह आपका था। तो ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट जो थे वो एक्ट आए थे। अब आप बोलो सर कि ये क्यों डिस्कस कर रहे हो आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर एक्ट, वाटर, बिकॉज पेस्टिसाइड जो यूज होता है ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं जो है पेस्टिसाइड जो है वो कॉज करता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में भी वो कहीं ना कहीं हार्म करता है। तो इन एक्ट्स में जो है वो वहाँ पे गाइडलाइंस हैं कि हमें जो है वो कैसे जो है वो क्वालिटी कंट्रोल पानी की करनी है, कैसे जो है वो हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। तो वहाँ पे जो है वो कुछ जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी पेस्टिसाइड के यूज़ के लिए। तो ये भी एक बड़ा अच्छा कदम था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्होंने जो है वो ये एक्ट लाए। तो ये भी आप जो है वो कोड कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो कि दीज एक्ट ऑल्सो एसोसिएटेड इनडायरेक्टली with the use of pesticide, ठीक है। In the recent time, PPQS is playing an important role in the way of pesticide are used. कैसे इंपॉर्टेंट रोल PPQ प्ले कर रही है रिसेंट टाइम में? इसने इनिशिएटेड किया IPM प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने इनिशिएटेड क्या किया? IPM प्रोग्राम, इसी को IPC प्रोग्राम भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस है ये IPM प्रोग्राम से। क्या होता है जी? IPM स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं जिसको? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, है ना, IPC को, एक ही बात है। क्या है जी ये IPM? इसको डिफाइन करो।
आईपीएम जो है, ठीक है, विद जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता गया तो इन मेथड्स की जो है वो हमें जरूरत पड़ी, है ना। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्यों आईपीएम, कि आईपीएम से हमें क्या मदद लगी, लेकिन पहले मुझे आईपीएम डिफाइन पढ़ना पड़ेगा कि ये है क्या। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जिसमें बड़ी सारी चीजें जुड़ी हुई हो, है ना, इंटीग्रेशन, छोटे छोटे पार्ट जुड़े हों। आईपीएम इज ए होलिस्टिक अप्रोच थी है टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारी टर्म्स आपने पढ़ रखी हैं। दैट फोकसेस ऑन मैनेजिंग insects, weeds and disease through a combination of cultural, physical, biological and chemical methods that are cost effective, environmentally sound and socially acceptable. क्लियर होगी जी बात। दिस इंक्लूड द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन एंड प्लांट बायोटेक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है मेरा कि आईपीएम जो थी वो एक बड़ी अच्छी अप्रोच है और होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, जिसमें जो है जो फोकस करती है ये कि इंसेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, जो हमारे पास जो पेस्ट है, बेसिकली बीड्स ये भी पेस्ट है, इनको कैसे मैनेज किया जाए, डिसीज हो रही है उनको लग रही है प्लांट्स को, इसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, कैसे मैनेज किया जाए थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड। भाई कल्चरल से क्या मतलब हो गया? कल्चरल का मतलब होता है कि भाई जैसे मान लो जो किसान है पर्टिकुलर किसी एरिया का है, ठीक है, तो अब नॉर्थ में जो है वो नॉर्थ इंडिया में जो होगा वो क्रॉप की जो हम पैदावार करेंगे उसकी वैरायटी, उसका रख रखाव कुछ और अलग तरीके से होगा, साउथ में कुछ और अलग तरीके से होगा, ठीक है, फर्क पड़ेगा। वो जैसे ही हमारी क्रॉप वेरी करेगी, सॉइल की पीएच वेरी करेगी, सॉइल का जो है वो बिहेवियर जो अलग अलग करेगा, तो वो कल्चर में डिफरेंस हो गया। तो हम उसके थ्रू भी जो है वो चलेंगे, कल्चरल बिहेवियर से भी चलेंगे, फिजिकल फैक्टर्स हैं उनके बिहेवियर पे भी चलेंगे, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो ऐसे होने चाहिए ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हों, ज़्यादा महंगे ना हो, और उनसे जो है वो एनवायरमेंटली साउंड हो, उनसे एनवायरमेंटली कोई पोल्यूशन ना हो, और वो सोशली भी क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। सोशली एक्सेप्टेबल का मतलब हो गया कि जो बाकी मेरे प्लांट या एनिमल किंगडम है, जैसे प्लांट या एनिमल का जो है वो अपना इकोसिस्टम है, वहाँ पे भी वो इजिली एक्सेप्ट हो जाए नेचर में, है ना। तो वो जो है वो मेरे लिए जो है वो बड़ा जरूरी है, ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट जो है वो कम हो ना, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। तो इसी से जो है वो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया किसका, आईपीएम का कॉन्सेप्ट आया। सारा आईपीएम में जो है वो हम ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी जो है वो पीपीक्यूज में जो है वो होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक बड़ी अच्छी डायग्राम जो है वो यहाँ पे कोड की है, देखो इसको मैं फोकस करता हूँ इस तरीके से। तो आप अपनी आंसर शीट पे इसको जरूर बना के आना जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है ना कि हाउ पेस्टिसाइड का जो है वो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है विद द टाइम के साथ, है ना। मैंने इसको पूरा ऐसे फोकस किया हुआ, लेकिन ये अभी आपको रीडेबल नहीं होगा, तो मैं इसको जो है वो 1 by 1 जो है वो मैं इसको डिस्कस करूँगा, तो आप इसको ऐसे ही जो है वो बनाना, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे अर्थ है हमारी, है ना, मैं इसको समझाऊंगा ऐसे। देखो अर्थ है, ये मैंने अर्थ बनाई हुई है, अर्थ पे पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देखो मैंने इंक्रीज का साइन बनाया हुआ है, ग्लोबल पॉपुलेशन इज ऑन द इंक्रीज। ये मैं क्या समझा रहा हूं आपको, भाई आईपीएम इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन है मेरा, भाई आईपीएम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसी में कर रहे हैं हम पार्ट कि आईपीएम मैंने आपको बता दिया क्या होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ग्लोबल पॉपुलेशन इज ऑन द राइज, ये इंक्रीज कर रही है, तो इससे क्या होगा, एंड देयरफॉर फूड डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। देखो फूड, इसकी डिमांड भी क्या कर रही है, इसकी डिमांड भी क्या कर रही है, देखो राइज कर रही है, इसकी डिमांड भी क्या कर रही है, राइज कर रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, नेचुरली फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा जी, तो दिस मीन्स, ठीक है, ये एरो मैंने आगे लगाया ताकि आपने उसी डायरेक्शन में, दिस मीन्स फार्मर मस्ट इंक्रीज द यील्ड ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड। जिस लैंड पे फार्मर अपनी क्रॉप लगा रहा था उसी लैंड में उसको अब प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, ज़्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे ताकि जो है वो ज़्यादा फूड मिल सके, तो उसको अपनी यील्ड क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब इंक्रीज करनी है वो यील्ड, ठीक है, बट बाई प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी, जितना भी हमारे पास जो है फ्लोरा फोना, जितने भी हमारे पास एनिमल और प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके, एंड लुकिंग आफ्टर द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को सेव करके, जैसे एनवायरमेंट यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो उस वाटर को सेव करके, यहाँ पे फिशेज हैं, एक्वेटिक जो है वो एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करके, ठीक है, जितने भी हमारे पास पेड़ पौधे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करके।
तो इंक्रीज करनी है मुझे यील्ड एग्जिस्टिंग लैंड में, जितनी मेरे पास लैंड थी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि लैंड भी बढ़ रही है ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे भी लैंड बढ़ रही हो। लैंड तो उतनी की उतनी है जितनी हमारे पास जो है वो 1900 के सन में थी और जितनी आज के सन में है, ठीक है। लेकिन हमें प्रोडक्शन जो है वो क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे बायोडाइवर्सिटी को भी क्या करना है, पहले प्रोटेक्ट करना है। पहले माइंड में मेरा यही है कि मुझे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और मुझे क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी है। तो फार्मर्स को जो है वो हम आईपीएम का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो प्रोवाइड करता है फार्मर्स को विद द टूल एंड स्ट्रेटेजीज। ये फार्मर्स को टूल और स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है किस चीज की, टू मिनिमाइज द लॉस। ये मिनिमाइज करता है लॉस को विच इज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट, बीड्स एंड डिसीज, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज की बाय मिनिमाइजिंग द लॉस कॉज्ड बाय द इंसेक्ट, बीड्स एंड डिसीज। हमने इंसेक्ट, बीड्स और डिसीज को जो है वो खत्म करना है, तभी तो हम इसके लॉस को क्या कर सकते हैं, इनके लॉस को जो है वो कवर कर सकते हैं। तो देखो ये जो है वो मैंने देखो मैंने यहाँ पे साइन बनाया हुआ है, तो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है और यहाँ पे मैंने एक इंसेक्ट सा बनाया हुआ है, ठीक है, कि इंसेक्ट है, इसकी ग्रोथ जो है वो डाउनवर्ड करनी है आपने, इसको डाउनवर्ड ले जाना है और जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को अपवर्ड ले जाना है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है वो लॉस क्रिएट करते हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट जितने भी होते हैं ये लॉस क्रिएट करते हैं, तो इस लॉस को क्या करना है, मुझे मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ये कौन प्रोवाइड कराएगा, आईपीएम, ठीक है। टू सस्टेनेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी मुझे प्रोडक्शन, ठीक है, ताकि जो है वो बैलेंस बना रहे, उसके लिए मुझे प्रोडक्शन को क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी। तो ये आईपीएम के जो है वो दो मेजर जो है वो टारगेट होते हैं, ठीक है। एक तो मिनिमाइज करे लॉस को और मैक्सिमाइज करे प्रोडक्शन को, ठीक है। तो की कंपोनेंट जो है वो आईपीएम का क्या है, देखो की कंपोनेंट आईपीएम का सबसे पहले तो है फार्मर, ठीक है। फार्मर क्यों है जी, क्योंकि यही हमारा प्राइमरी डिसीजन मेकर होगा इन इंप्लीमेंटिंग द आईपीएम स्ट्रेटेजी। अब जी आईपीएम स्ट्रेटेजी मैंने सबको बता भी दी अच्छे से, लेकिन इंप्लीमेंट तो कौन करेगा, उसको फील्ड में कौन करेगा, किसान ही करेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो की कंपोनेंट है आईपीएम में, वो अल्टीमेटली मेरे पास किसान है, फार्मर है, ठीक है। तो इन फार्मर्स को जो है वो हम जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग देके, क्या क्या ट्रेनिंग देके, कैसे कैसे जो है ट्रेनिंग देके इनको समझा के, कि जैसे मान लो प्रिवेंटिव मेजर हैं, ठीक है, प्रिवेंट करेंगे, क्या प्रिवेंट करेंगे जी, द बिल्टअप ऑफ पेस्ट, ठीक है, कि जहाँ पे पेस्टिसाइड जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो पेस्ट को जो है वो उसके बिल्डअप को, उनकी ग्रोथ को क्या करेंगे, हम रोकेंगे, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करेंगे कंडीशंस को, ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे कंडीशंस को वहाँ की, जहाँ पे जो है वो हम पेस्टिसाइड का जो है वो छिड़काव करने जा रहे हैं, ठीक है। या सिलेक्ट करेंगे वेराइटीज, ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे वेराइटीज, तो जैसे वेराइटीज को हम सिलेक्ट करते हैं, तो वो वेराइटीज को हम सिलेक्ट करते हैं जैसे मान लो जो हमारे पास जो है वो यूजफुल हो, ठीक है। अब यूजफुल वेराइटीज को ही हम एक्सेप्ट करेंगे और जो मेरे पास जो है वो हम उन क्रॉप्स को जो है वो हम वहाँ पे मैनेज करेंगे, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है, क्रॉप्स को फॉर बोथ पेस्ट एंड नेचुरल कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो वो रेगुलर मॉनिटरिंग भी जो है वो उसकी जरूरत होती है, ठीक है, और उसके लिए जो है वो हमें मैकेनिज्म की भी जो है वो जरूरत पड़ती है। तो मैकेनिज्म क्या क्या आते हैं हमारे पास आते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है, कि हमें फील्ड की जो है वो इंस्पेक्शन करनी होती है, ठीक है। ये लेंस का साइन मैंने इसलिए लगाया हुआ, ठीक है, कि आपको जो है वो रेगुलरली जो है वहाँ पे इंस्पेक्शन करनी है फील्ड्स की, ठीक है। आइडेंटिफाई करने हैं इश्यूज, ठीक है, कि क्या क्या इश्यूज जो है फार्मर्स को आ रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे आपको क्या करने हैं, प्लान्स बनाने हैं, ठीक है, कि कैसे जो है वो आप वहाँ पे प्लान बनाएंगे। और आपको जो है वो इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि इंटरवीनिंग भी, ठीक है, इंटरवीनिंग होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है, कि भाई उसको बताएंगे कि कब जो है वो आपको जो है पेस्टिसाइड का यूज करना है, कब जाके उसको फील्ड्स में जाके जो है वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, कब जो है वो स्प्रे करना है। तो व्हेन जो है वो कंट्रोल मेथड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो फिर वो चूज करना है मेथड कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वो मेथड चीपर होना चाहिए, अकॉर्डिंगली प्लान करनी है अप्रोच, और इंटरवीन करनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास जो की कंपोनेंट आ गए आईपीएम के, ठीक है। तो कंट्रोल मेथड्स में हमने क्या करना है, कल्चरल, ठीक है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। इसे यहाँ आपको फिर से बताता हूँ, कंट्रोल मेथड में क्या करें, कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, ठीक है। तो ये डायग्राम आप एज इट इज बना के आए, ठीक है, कोई आपको ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप याद करें, की पॉइंट्स बनाए ऐसे, इसको कलरफुल तरीके से आप बना के आए,
ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है वो यहीं सेट हो जाता है आंसर के लिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपने आईपीएम को एक्सप्लेन किया है कि आईपीएम के क्या फायदे हैं। ठीक है, और आईपीएम को कैसे गवर्न किया जाता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, कैसे चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं इसमें हम जाएंगे। तो ये जो है वो हमने देखा कि आईपीएम जो है वो कैसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर क्योंकि ये जो है वो आपका इसी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज ये बड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों को जी इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आईपीएम का आपको बता दूं कि हिमाचल में भी जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है CIPMC, ठीक है, तो CIPMC जो है वो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, वो सोलन में प्रेजेंट है। ठीक है, चंबाघाट में रेलवे स्टेशन के पास जो है ये स्थित है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी कई बार आपसे पूछ सकते हैं जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कि ठीक है CIPMC का स्टैंड्स फॉर, ठीक है, सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, वेयर इट इज प्रेजेंट इन सोलन, कहाँ पे प्रेजेंट, चंबाघाट वाले एरिया में जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इसको विजिट भी कर सकते हैं, आप वहाँ रेगुलरली जा सकते हैं, वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा होता है। ठीक है, कि क्या क्या जो है वो पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो हमारे चले हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो है वो कैसे आएगा, कंक्लूजन जो है फिर आपने इसको कंक्लूड कर देना है कि आप जो है न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है, सो ओवरऑल देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो इसमें जो है वो आप क्या करोगे, नीड टूवर्ड्स द क्लीनर एंड सेफर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, आपको क्या करनी है, वहां पे जो है वो हमारे को कंक्लूजन में हमने पहला पॉइंट क्या लिखा कि देयर इज अ नीड टुवर्ड्स द क्लीनर एंड सेफर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यूज ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉप कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करना है क्योंकि वो आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस होती हैं। ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, फिर आपके पास बायो कंट्रोल मेथड का यूज करें जिसमें इंसेक्ट प्रेडेटर का हम जो है वो इस्तेमाल कर सकें जो एक दूसरे इंसेक्ट्स को जो है वो हार्मफुल हो। यूज ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड जैसे नीम ऑयल वगैरह हो गया या कोई प्लांट एक्सट्रैक्ट वगैरह हो गया, हम उसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो है वो हम जा सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ लेस हैजार्डस पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप कंक्लूड करके ये पॉइंट जरूर लिखना। तो इस तरीके से जो है वो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूरा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसमें भी बच्चों को पता नहीं होता कि जी क्या लिखना है, तो इसमें मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई पेस्टिसाइड है, ठीक है, वो पेस्टिसाइड जो है वो जाके किसी भी पेस्ट को किल कर रहा है। तो वो पेस्ट को किल कर रहा होगा तो चाहे वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहा है, चाहे वो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जहाँ से जैसे हार्ट वगैरह होगा उसको डैमेज कर रहा है, तो वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। तो जो रिलेशनशिप होगा उसके केमिकल स्ट्रक्चर में, केमिकल स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल, ठीक है, मॉलिक्यूल तो 3D होते हैं ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्ट। तो उसके बायोलॉजिकल एक्शन में और उसके जो केमिकल स्ट्रक्चर में जो रिलेशनशिप होता है हम उसी को बोलते हैं, देखो, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। एक्टिविटी कौन सी, बायोलॉजिकल, और स्ट्रक्चर किसका, मॉलिक्यूल का, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो ये बोलना चाह रहा है कि आप इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा समझाओ कि क्या होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि जब आप SAR, ये एक्चुअली एक स्टडी होती है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज होती है, ड्रग्स के केस में ज़्यादातर यूज जो है वो आजकल हो रही है, लेकिन पेस्टिसाइड केमिस्ट्री में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या है, हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं, और जो पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक, वो भी हमारे पास क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम SAR टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली एक टेक्निक होती है। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। इसमें वी आर एबल टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप इन द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको कोड मत करना। जैसे मान लो आपके पास में आर्बिट्रेरी, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास जो है वो ये कोई जो है वो ड्रग है या पेस्टिसाइड है। अब मान लो इसका जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप था, इसकी वजह से इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, तो इस पार्ट से तो कोई लेना देना नहीं हुआ, ये पार्ट तो ऐसे ही रह गया नॉन इफेक्टिव। तो मुझे ये पता चल जाता है कि ये वाला पार्ट मेरे पास एक्टिव है, तो अगर ये वाला पार्ट किसी और मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट होगा तो वो भी उतना ही इफेक्टिव होगा। ठीक है,
तो ये मुझे किससे पता चलता है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से, ठीक है, कि हो सकता है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही एक्टिव हो सकता है उसमें कुछ फ्रेगमेंट मेरा जो है वो वही जो है वो उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो हो सकता है। तो ये चीजें जो है वो मुझे किससे पता चलती हैं? सार से पता चलती हैं। थ्रू सार वी कैन डू द मॉडिफिकेशन इन द केमिकल स्ट्रक्चर। हम क्या कॉज कर सकते हैं? केमिकल स्ट्रक्चर में जो है वो मॉडिफिकेशन जो है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग किस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? जिस तरीके से मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो QSR को क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हेडिंग के अंदर भी पढ़ते हैं, उसमें क्वांटिटेटिव वर्ड पहले यूज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिकली सार के बारे में ही बताना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू अब आपको मैं कोड करूंगा, और आपको एग्जाम्पल कोड करना बहुत जरूरी होता है जब भी आपको ये आंसर लिखते हो। तो मोलिनेट एक पेस्टिसाइड है, MOLINATE, ठीक है। मोलिनेट पेस्टिसाइड है, एक हर्बिसाइड होता है, ठीक है। तो हर्बिसाइड मतलब जो हर्ब्स को किल करता है। तो इससे ना सीरियस नर्वस डिसऑर्डर जो था वो ह्यूमन बींग्स में हो रहा था, ठीक है। वहाँ पे नर्वस जो है वो सिस्टम में कोई जो है वहाँ पे साइड इफेक्ट जो था वो कॉज हो रहा था, बट इसका मैकेनिज्म हमें पता नहीं लग रहा था कि इसका मैकेनिज्म नहीं हमें पता है कि कैसे किल कर रहा है, ठीक है। सो फॉर दिस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हैज अप्लाइड, हमने किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई किया? SAR का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब जरा इसको ध्यान से समझना, SAR को आप ऐसे ही जो है वो अपने आंसर शीट में भी बना के आना। तो SAR में बेसिकली हम देखो क्या करते हैं, ठीक है। मैं इस पे मोलिनेट पे जो है वो आऊँगा, मोलिनेट पे आऊँगा। इस मोलिनेट को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा सार के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि ये होता क्या है। तो सार में देखो मेरे पास कोई नॉन केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है। कोई नॉन केमिकल कंपाउंड, ये ड्रग भी हो सकती है, ये पेस्टिसाइड भी हो सकता है। इसका मैंने माना कि बायोलॉजिकल इफेक्ट भी है, तो इसके मैंने एक्सपेरिमेंट किए हुए होंगे, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट किए होंगे जिसकी वजह से इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा होगा। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट से नहीं होता, इसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा। तो वो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा इसको मैं कंपेयर करूंगा बाय अप्लाइंग ए मैथमेटिकल वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। मेरे पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर में सारी टेक्निक्स मर्ज होती हैं, ठीक है। मैथमेटिकल वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिकल में ज़्यादा जो है वो आता है। तो उसमें मैथमेटिकल वेरिएंस एनालिसिस में देखो मेरे पास क्या क्या लगा होता है? रिग्रेशन एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, फैक्टोरियल एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक, ये आपको मेंशन करनी है, ठीक है। मैं जो आपको जो है वो बोल रहा हूं। तो इन टेक्निक से जो है मैंने मैथमेटिकल वेरिएंस एनालिसिस जो है वो की, जिसमें क्या होगा? मैं कंपैरिजन करूंगा जो जितना भी मेरे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा आया हुआ है, ठीक है। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगी? उससे मुझे मिलेगी बेस्ट फिटेड कोरिलेशन वैल्यू। मुझे क्या मिल जाएगी? तो बेस्ट कोरिलेशन फिटेड वैल्यू, ठीक है। बेस्ट फिटेड कोरिलेशन वैल्यू मिल गई। तो इस वैल्यू से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? देखो अब मैं यहीं पे रुक जाता हूं कि मुझे इतना करने से मुझे क्या मिली? बेस्ट फिटेड कोरिलेशन वैल्यू मिली। अब मैंने बोला कि इसी कंपाउंड की तरह एक और सिमिलर स्ट्रक्चर है, मिलता जुलता, वो मेरे पास अननोन है, ठीक है। तो मैं उस अननोन कंपाउंड को इस बेस्ट फिटेड कोरिलेशन डाटा की मदद से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेट करूंगा, ठीक है। देखो अननोन कंपाउंड को जो मेरे पास बेस्ट फिटेड कोरिलेशन वैल्यू आई है, जो नोन कंपाउंड की है, जिसकी मुझे एक्टिविटी पता है, उसके साथ मैंने जो है उसको टाई अप किया। इसी की कोरिलेशन वैल्यू को मैंने यूज किया नॉन कंपाउंड के लिए, और मैंने वहां पे जो है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेवलप किया, ठीक है। उसमें पूरा प्रोग्रामिंग होती है पूरी की पूरी कंप्यूटर में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने जो है वो डेवलप किया, क्या फाइंड आउट करने के लिए? ये फाइंड आउट करने के लिए कि मेरे पास जो है वो जो रिजल्ट जो है वो कैसे वेरी करेंगे अब नोन सब्सटेंस से लेके अननोन सब्सटेंस तक, ठीक है। कि अननोन सब्सटेंस की मुझे एक्टिविटी कंपैरेटिवली पता चलेगी, नोन की तो मुझे पता ही है। तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे पास जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक इसके केस से मिल रही है कि इसके केस से मिल रही है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कंपेयर कर सकता हूं और पेस्टिसाइड को जो है वो प्लान कर सकता हूं कि कौन सा पेस्टिसाइड जो है वो यूज़ करने लायक है या नहीं भी है, ठीक है। हो सकता है कि मुझे यहाँ से ये पता चले कि भाई इस पेस्टिसाइड से तो बड़े ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं वापस आता हूँ किसके ऊपर? मोलिनेट के ऊपर। तो मोलिनेट जो था वो एक नर्वस ऑर्डर जो है वो उसकी वजह से जो है वो हो रहा था। तो मैंने इसके ऊपर SAR स्टडी की। SAR स्टडी कैसे की? जैसे मैंने पिछले पेज पे आपको समझाया कि एक अननोन मिलता जुलता कंपाउंड लेके, तो उसके मुझे रिजल्ट मिले। अब रिजल्ट से मुझे बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला कि जो मोलिनेट होता है उसकी ऑक्सीडेशन से कंपाउंड बनता है मोलिनेट सल्फॉक्साइड, और फर्दर इसके जो है वो एक मेटाबोलाइट बना देता है मोलिनेट सल्फोन, ठीक है। मोलिनेट सल्फोन। तो जो मोलिनेट सल्फोन होता है
ये क्या करता था, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता था, उसको ब्रेक कर देता था, उसको एक तरीके से समझ लो उसको डिसफंक्शन कर देता था, ठीक है, उसको इनएक्टिव कर देता था। और ये जो मोलिनेट सल्फोनेट था, ये जो था वो आपके पास जो है वो कॉज कर रहा था नर्वस डिसऑर्डर को, या मान लो ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो था वो सब्सटेंस था। तो मुझे ये SAR से पता चला, तो मेरे को रिजल्ट ने ये इंडिकेट किया कि दिस रिजल्ट इंडिकेट दैट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिसिटी फ्रॉम मोलिनेट एक्सपोजर इज नॉट द पेरेंट कंपाउंड। पेरेंट कंपाउंड मतलब मोलिनेट नहीं था, बट रादर द वन ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ मेटाबोलाइट फॉर्म, ठीक है, या मोलिनेट की जो थी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म थी। इसी तरीके से डाईएल्ड्रिन होता है, ठीक है, तो डाईएल्ड्रिन पार्किंसन डिसीज को कॉज करता है, लेकिन कैसे कॉज करता है ये किसी को कुछ पता नहीं था। ये इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है, डाईएल्डर रिएक्शन होती है, तो उसमें वो डाईएल्डर रिएक्शन में जो है वो एल्ड्रिन बनता है और वो एल्ड्रिन कंबाइन करके डाईएल्ड्रिन बना देता है, ठीक है। तो इसमें भी इसके मैकेनिज्म को हमने स्टडी किया, हमने पार्किंसन मॉडल डिवेल्प किए, सारे एनालिसिस मेथड में पार्किंसन मॉडल जो है वो थ्योरेटिकली बनाए और इसकी जो है वो इंटरेक्शन देखी, तो हमने उससे पता चला कि डाईएल्ड्रिन जो है वो कैसे पार्किंसन को जो है वो लीड कर रहा था, ठीक है। तो ये सारी जो है वो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत जो है वो ये एडवांस फील्ड है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, इसको रिसर्चर बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल जो है वो हम सार एनालिसिस जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफर मोर इफेक्टिव पेस्टिसाइड, ठीक है, बनाने में हमें मदद कर रही है सेफर एंड मोर इफेक्टिव पेस्टिसाइड, ठीक है, विच इज़ असेंशियल फॉर द फ्यूचर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स जो है वो मेरे पास बन जाते हैं। तो दीज आर द 2 क्वेश्चन, दिस शुड हाउ यू अटेम्प्ट, ठीक है। मॉडर्न में मुझे ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे, इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है वो स्टडी किया, फिर जो है वो मैंने आपको ये लेक्चर दिया, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और ठीक है, इसके साथ ही जो है वो मैं आई होप आपको इतना समझ आया। इसके साथ ही मैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट आई थी मेरे को कि आप जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूर डिस्कस करें, ठीक है। तो जल्दी से मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ DDT इन एग्रीकल्चर इज बैंड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आप इसको पॉज करके ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी जाएगी। तो इसका आंसर होगा द DDT इन एग्रीकल्चर इज बैंड बिकॉज इट्स टॉक्सिक इफेक्ट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम इन द एनवायरनमेंट। ये टूटता नहीं है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट लाइफ टाइम जो है वो एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स वर्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, सिस्टमेटिक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो कौन से एक्शन से जो है वो काम करते हैं। तो ये बोल रहा है कि दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, स्टेन्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट एंड किल द इंसेक्ट बीडिंग ऑन दैम। बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन है। फ्यूमिगेंट्स तो आपको पता है कि वो ठीक है रेस्पिरेटरी को अटैक करते हैं, सिस्टम को कॉन्टैक्ट के थ्रू, स्किन के थ्रू जाएंगे स्टमक, मतलब वो स्टमक में अटैक जाएंगे। लेकिन सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड होगा वो सबसे पहले उसको रूट से एब्जॉर्व करती हैं, फिर जो वो लीव्स में जाएगा, सिस्टमेटिकली जाएगा, और लीव्स पे जो आपके पास जो है वो इंसेक्ट उसके ऊपर बैठेंगे वो सिस्टमेटिकली जो है वो जैसे उसको खाएंगे तो वो किल हो जाएंगे। ऑर्गेनोक्लोरोपेस्टिसाइड्स आर, जिनमें क्लोरीन होती है, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरोपेस्टिसाइड आर ब्रोमिनेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, यही होते हैं जी क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। DDT इसका एग्जांपल है। क्लोरिनेटेड बेंजोक्विनोन डेरिवेटिव्स नहीं होते, ना ही वो एस्टर होते हैं, तो आंसर आएगा बी। कार्बामेट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो कार्बामेट में मैंने आपको बताया था कि जी ये आपके पास जो है वो कार्बेमिक एसिड के जो हैं वो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो प्रोडक्ट होते हैं, किसके, कार्बेमिक एसिड के, ठीक है। तो कार्बेमिक एसिड जो है वो आपके पास जो सब्स्टिट्यूटेड होता है वो उसमें नाइट्रोजन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 4th का ए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं पीछे मैंने आपको ठीक है उसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीनोन, क्यूनोन कौन सा है, ठीक है। मेलाथियोन नहीं होता, पैराथियोन भी नहीं होता, कार्बेराइल भी नहीं होता, क्लोरो, ये गलत लिखा है इसने, क्लोरानिल होना था इधर, क्लोरानिल, ठीक है, क्लोरानिल जो होता है वो कीनोन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। कार्बाफ्यूरोन एंड कार्बेराइल्स आर कार्बामेट्स होते हैं, इस तो आंखें बंद करके आपने आंसर लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालाइड पेस्टिसाइड, एनिलाइड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो एनिलाइड्स देखो DDT नहीं होता, कार्बेराइल भी नहीं होता, तो आपके पास जो है वो क्लोरानिल, और क्लोरानिल जो होता है वो कीनोन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर बड़ा क्वेश्चन था कीनोन क्या होता है, तो क्लोरानिल होते हैं। तो आपके पास एनिलाइड कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके पास एलाक्लोर एंड ब्यूटाक्लोर, ठीक है, क्लोर लगा होता है उनके साथ। तो देखो तो इसमें लगा है एसिटाक्लोर, इसने अलग से एग्जाम्पल दे दिया, आपके सिलेबस में नहीं है, प्रोपेनिल एंड एसिटाक्लोर, ठीक है। तो 7th का आंसर आएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पेस्टिसाइड, इनमें से कौन सा नेचुरल पेस्टिसाइड नहीं है। रोटिनोन ये नेचुरल है जी,
पायरिथ्रिन ये भी नेचुरल है। बोरिक एसिड ये मिनरल होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है बोरिक एसिड, ठीक है, तो ये भी नेचुरल है, तो आंसर आएगा DDT। ठीक है, मॉडर्न में इसने गलत दिया आंसर, इसका 8th का ए दिया हुआ है, 8th का डी आंसर होगा। आप DDT पे टिक है ना, विच ऑफ द नॉट ए नेचुरल पेस्टिसाइड, DDT सिंथेटिक होता है। नेचुरल पेस्टिसाइड निकोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टोबैको प्लांट, लीव स्टेम लीव्स ऑफ द टोबैको प्लांट, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल नेचुरल पेस्टिसाइड, कौन सा मिनरल है और नेचुरल है, ऑब्वियस ही बात है, अभी ऊपर डिस्कस किया मैंने, बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो मेरे पास जो है वो आंसर आएंगे। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स भी आप कर लेना। पेस्टिसाइड आर द केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट दैट आर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग, डिस्ट्रॉइंग, रिपेलिंग और कंट्रोलिंग एनी इंसेक्ट, फंजाई, वीड्स। ठीक है जी, ट्रू। पेस्टिसाइड आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड सिंथेटिक बेस्ड ऑन देयर सोर्स, बिल्कुल जी ट्रू। DDT, निकोटीन, गैमिक्सेन, पायरिथ्रिन आर सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड। जी DDT नहीं होता नेचुरल, DDT सिंथेटिक होता है, फॉल्स हो जाता। थर्ड। फोर्थ आता है आपके पास, निकोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम एंड लीव्स ऑफ क्विनीन प्लांट, बिल्कुल फॉल्स, टोबैको प्लांट से ऑब्टेन होता है ये। फंजीसाइड्स आर द केमिकल यूज्ड टू इरेडिकेट रैट्स, माइस एंड निमेटोड्स, नहीं जी, फंजीसाइड जो होता है वो हमारे पास जो है वो इरेडिकेट द रैट, वो रोडेंटिसाइड्स होते हैं, रैट्स, माइस और निमेटोड को करने के लिए। फंजीसाइड नहीं होते, फंजीसाइड फंगस के लिए होते हैं, फॉल्स। निमेटाइड्स आर द पेस्टिसाइड, 6th 7th पढ़ रहा हूँ, निमेटाइड आर द पेस्टिसाइड यूज्ड टू किल द प्लांट पैरासाइट निमेटोड्स, ट्रू। DDT एंड BSC वर्क एज ए स्टमक पॉइजन एंड, बिल्कुल जी ट्रू। फ्यूमिगेंट्स किल द इंसेक्ट्स थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्यूमिगेंट्स किल द इंसेक्ट थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल आपके पास जो है ये ट्रू आएगा। ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड कंटेन फॉस्फोरस, नहीं जी, क्लोरीन कंटेन करते हैं, फॉल्स है। DDT, BHC, लिंडेन, डाइल्ड्रिन आर ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक आ गया, क्लोरीन होता है इसमें। कार्बामेट आर एस्टर ऑफ कार्बामिक एसिड एंड क्विनोन पेस्टिसाइड आर डेरिवेटिव ऑफ बेंजाक्विनोन, ठीक है, तो ये 12th है आपका, ये भी ट्रू आता है। ठीक है, फिर आता है आपके पास जी कार्बाफ्यूरोन, कार्बेराइल, क्लोरेनिल आर कार्बामेट पेस्टिसाइड, नहीं जी, क्लोरेनिल नहीं होता कार्बामेट, फॉल्स। एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, एस्टाक्लोर आर ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड, बिल्कुल फॉल्स, ऑर्गेनोक्लोरीन नहीं होते ये, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर ये आपके पास एनिलाइड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपके पास कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो ठीक लगा और आपने इसको वैसे ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये इनके आंसर्स हैं, ठीक है, आंसर मैंने आपको मैच भी करवा दिए, ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एक बार आप इसको पॉज करके इनको भी रीड कर लें। ठीक है, और इसको करके साथ मैंने इनको आंसर पे भी फोकस किया, तो आप ये आंसर भी जो है वो इनके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर के लिए भी जाना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में सेक्शन बी, ठीक है, सिंथेसिस, टेक्निकल, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ रिप्रेजेंटेड मैलाथियन, पैराथियन, DDT, गैमिजेन, कार्बामेट्स, कार्बाफ्यूरॉन, क्विनोन्स एंड एनिलाइड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आप इसको रिवाइज करें और कमेंट्स में मेरे को बताएं, ठीक है, कि आपको जो है वो ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड, है ना, फॉर डू योर हार्ड वर्क, थैंक यू।